दोस्तों आज की हमारी मूवी है मिराज और इसे IMDb पर 7.4 की रेटिंग मिली है। मूवी में लीड रोल में एड्रियाना उगार्ते एज वेरा रोए, चाइनो डेरिन एज पुलिस ऑफिसर, अल्वारो मोर्टे एज डेविड, नोरा नवाज एज क्लारा मेडिना और जूलियो बोहिगस एज निको मौजूद है। इस कहानी की शुरुआत 9 नवंबर 1989 से होती है, जब बर्लिन में एक खतरनाक तूफान आया हुआ था और इसी दिन बर्लिन की दीवार भी गिराई गई थी। हमें एक छोटे लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम निको है और वह टीवी के साथ कैमरा अटैच करके अपनी गिटार बजाने की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी उसकी माँ उस कमरे में आती है और उसे बताती है कि वह ऑफिस के काम से बाहर जा रही है। निको के परिवार में बस ये दो ही लोग थे और बाहर जाते समय निको की माँ उसे अपने घर का ध्यान रखने के लिए कह जाती है। अपनी माँ के जाने के बाद निको फिर से अपने टेप वगैरह को चेक करने लगता है, लेकिन तभी उसे पड़ोस से किसी के चीखने की आवाज आती है। जब वह खिड़की के पास जाकर सामने वाले घर में देखता है तो उसे सामने वाली खिड़की में दो परछाइयां लड़ती हुई नजर आती हैं। ये सब क्या हो रहा था ये देखने के लिए निको सामने वाले घर में जाता है, लेकिन दरवाजे पर जाते ही उस घर का कुत्ता उस पर भौंकने लगता है। इस कुत्ते से बचकर निको जैसे ही अंदर पहुंचता है तो उसे फर्श पर एक लाश पड़ी हुई नजर आती है। यह लाश हिल्डा वेस की थी, जिसे निको हिल्डा आंटी कहकर बुलाया करता था। निको उस लाश को देख ही रहा था, लेकिन तभी वहां हिल्डा वेस का पति एंजल प्रियतो आ जाता है जिसने वह कत्ल किया था। निको उसे देखकर घर से बाहर भागता है और एंजल प्रियतो भी उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन जैसे ही निको घर से बाहर सड़क पर आता है तो उसे एक कार टक्कर मार देती है। आसपास के लोग एक्सीडेंट की आवाज सुनकर बाहर आते हैं, लेकिन निको की यहीं पर मौत हो जाती है और एंजल प्रियतो भी ये सब देखकर बहुत दुखी होता है। अब मुझे पता है कि ऐसे व्यक्ति का दुखी होना जो अभी अभी एक खून करके आया हो बेहद अजीब है, लेकिन इसका कारण हमें आगे जाकर पता चलेगा। इसी दौरान हम एक बच्चे को खड़ा हुआ देख पाते हैं जो निको का एक्सीडेंट देखकर बहुत दुखी था। अब हमें आज से 25 साल आगे यानी 2014 का समय दिखाया जाता है। वेरा रोय अपनी बेटी ग्लोरिया के साथ सो रही होती है और ये वही घर है जहाँ 25 साल पहले निको रहा करता था। वेरा की फैमिली नई नई इस घर में शिफ्ट हुई होती है और उनको घर में अभी काफी सारा सामान रखना बाकी था। वेरा की बेटी ग्लोरिया को ये घर नया होने की वजह से थोड़ा अच्छा नहीं लगता और वेरा उसे अपने पापा से बात करवाती है, जहाँ हम पहली बार वेरा के पति डेविड को इस फिल्म में देख पाते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम दो नए किरदारों को देख पाते हैं, जिनमें पहला है आइटर मेडिना और दूसरी उसकी माँ क्लारा। अब आइटर वही बच्चा है जिसको हमने निको के एक्सीडेंट के समय देखा था और इस समय यह वेरा का काफी अच्छा दोस्त है। ये दोनों पहले से ही वेरा के पड़ोस वाले घर में रहते हैं और वेरा इन दोनों को शाम को डिनर के लिए इनवाइट करती है। अगले सीन में वेरा हमें हॉस्पिटल में नजर आती है, जहां वह नर्स का काम किया करती थी और यहीं पर उस तूफान की न्यूज भी चल रही होती है। वेरा अपनी एक दोस्त के साथ वेंडोजा नाम के एक पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले जा रही होती है, जिसका ब्रेन का ऑपरेशन करना था। जब वेरा अपने साथियों के साथ ऑपरेशन की तैयारी कर रही होती है तो ऑपरेशन के मुख्य डॉक्टर उससे बातों बातों में पूछता है कि उसने डॉक्टरी क्यों छोड़ दी। तो वेरा बताती है कि शादी और बेटी होने के बाद इन सबको मैनेज करना आसान नहीं था, इसलिए उसने डॉक्टर की पढ़ाई कंप्लीट नहीं की। शाम को जब वह घर आती है तो देखती है कि उसका पति डेविड बॉक्स से कुछ किताबों को जचा रहा था। वेरा को डेविड के हाथ पर एक घाव नजर आता है और पूछने पर डेविड पीछे पड़े एक बोर्ड की तरफ इशारा करके बताता है कि उससे इसको वह घाव लगा है। अब वेरा डेविड के साथ मिलकर एक घर का बंद पड़ा एक हिस्सा खोलती है, जहां उसे काफी सारा पुराना सामान मिलता है। इसी में निको का वह टीवी और कैमरा भी शामिल था जिसमें वह रिकॉर्डिंग्स किया करता था और उसकी काफी सारी रिकॉर्डिंग्स भी यहाँ मौजूद थी। वेरा और डेविड मिलकर इस टीवी को सेटअप करते हैं और अपनी बेटी ग्लोरिया के साथ मिलकर वो पुरानी रिकॉर्डिंग्स देखने लगते हैं। अब वीडियो पूरा होने के बाद डेविड उस कैमरे से वीडियो कैसेट को निकाल देता है और वो शाम के खाने की बात करने लगते हैं। तभी एक जोरदार बिजली कड़कती है और वेरा देखती है कि टीवी फिर से शुरू हो गया है और उसमें पुराने तूफान के बारे में पुरानी न्यूज चल रही है। अब ये सभी के लिए हैरानी की बात थी, क्योंकि डेविड ने कैसेट पहले ही निकाल दिया था। अब डेविड इसे कोई एरर मानकर सभी को डिनर पर चलने के लिए कहता है और यहाँ आइटर मदीना और उसकी माँ क्लेरा भी मौजूद थे, जिनको वेरा ने इनवाइट किया था। डिनर टेबल पर शुरू में थोड़ा बहुत मजाक होता है और हमें पता चलता है कि आइटर मदीना भी शादी से पहले वेरा को पसंद किया करता था, लेकिन वेरा उसे सिर्फ अपना अच्छा दोस्त मानती थी और आइटर भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुका था। अब बातों ही बातों में पुराने टीवी की बात आती है और राइटर डेविड से पूछता है कि तुम अब भी उस पुराने टीवी को क्यों यूज कर रहे हो।
इस पर डेविड कहता है कि हमें कुछ पुरानी टेप्स मिली थी एक बच्चे की जिसे हम देख रहे थे। अब आयतर उन सबको बताता है कि उस बच्चे का नाम निको था, और यह बताते हुए थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है क्योंकि वह उसका बेस्ट फ्रेंड था। वह बताता है कि एक दिन एक पड़ोसी ने अपनी वाइफ की जान ले ली और निको ने यह सब देख लिया, जिसके बाद उसकी गाड़ी के नीचे आकर मौत हो गई। दोस्तों, ये वही सीन है जो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया गया है। तभी वहां तूफान की वजह से बिजली कड़कती है और आयटर बताता है कि उस दिन भी ऐसे ही बिजलियां कड़क रही थी, और अगले दिन स्कूल की घड़ी पर बिजली गिरी थी। इसके बाद पूरे हफ्ते स्कूल बंद रहा था। इस दौरान हम देख पाते हैं कि उसकी माँ क्लारा आइटर की बातों से काफी परेशान हो रही थी, और तभी वह चिल्लाकर आइटर को रोक देती है। वह ग्लोरिया की तरफ इशारा करके बताती है कि बच्ची डर रही है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वेरा ग्लोरिया को सुलाने के बाद डेविड के पास जाती है, जो एंजल प्रियतो के केस की न्यूज पढ़ रहा होता है। वह वेरा को बताता है कि एंजल प्रियतो पड़ोस के स्लोटर हाउस का मालिक था और वह अपनी बीवी की लाश को वहीं दफनाने वाला था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका क्योंकि इससे पहले ही पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया था, जिसके एक हफ्ते के अंदर ही उसने अपनी जान दे दी थी। अब वेरा इन सब बातों को नजरअंदाज करने के लिए कहती है और वह पास में पड़ी डेविड की जींस को उठाकर उसे धोने की बात करती है, लेकिन इसी बीच उसे पैंट की जेब से एक मैच बॉक्स मिलता है और वेरा डेविड से पूछती है कि क्या तुमने फिर से सिगरेट पीना शुरू कर दिया। अब डेविड बातों ही बातों में वेरा के हाथ से वह मैच बॉक्स लेकर खिड़की से नीचे फेंक देता है। अब हमें उस मैच बॉक्स का एक क्लोज शॉट नजर आता है जो नीचे घास में पड़ा हुआ था और उस पर एरेबेस्को लिखा था। दोस्तों, इन छोटी छोटी डिटेल्स और कन्वर्सेशंस को याद रखिएगा क्योंकि इनमें से काफी सारी डिटेल्स मूवी के बाकी सीन्स और क्लाइमेक्स से कनेक्ट होती है। रात में तूफान की वजह से आसमान में तेज बिजलियां कड़कती है और हम एक बार फिर से पुराने टीवी को अपने आप शुरू होते देख पाते हैं। टीवी की आवाज से वेरा जाग जाती है और हॉल में आती है। अब वेरा को देखकर फिर से अजीब लगता है कि टीवी अपने आप ही फिर से कैसे चालू हो गया, और वह टीवी के पास जाकर उसे बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक ही हम देख पाते हैं कि निको ने उसी समय अपने टीवी का कैमरा ऑन किया और वह वेरा को टीवी में नजर आने लगता है। वेरा ये सब देखकर परेशान नजर आती है और तब हम निको को देखते हैं जो अपनी एक कैसेट का कैमरा में लगाता है और गिटार बजाते हुए अपना वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। वेरा अपने पास रखे उस पुराने टेप्स के बॉक्स को देखती है और उसको वही टेप मिलता है जो टीवी में निको ने अभी अभी कैमरा में लगाया है, जिससे वेरा को समझ आ जाता है कि वह किसी तरह आज से 25 साल पहले वाले निको के साथ कनेक्ट हो गई है। अब वेरा भी अपना कैमरा चालू करती है और हम देख पाते हैं कि वह भी निको के टीवी पर नजर आने लगी है, यानी 25 साल पहले। तभी निको के पास उसकी माँ आती है और उससे अपने टेप के बारे में पूछकर अपने काम पर चली जाती है। इस सीन को देखकर हम समझ पाते हैं कि यह उसी रात का सीन है जो हमें शुरू में दिखाया गया था और जब निको की डेथ हुई थी। अब निको वेरा को टीवी पर देखकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वेरा डरकर टीवी को बंद कर देती है। अब वेरा थोड़ी हिम्मत करती है और टीवी को फिर से चालू करती है और दोनों बात करने की कोशिश करते हैं। तभी निको पीछे पड़े उस साइन बोर्ड को नोटिस करता है जिस पर वेलपिनेडा लिखा हुआ था। निको उससे पूछता है कि क्या यह वाल्पिनेडा स्टेशन का साइन है, तो वेरा बताती है कि हाँ, यह वही है और उसने इसे अपने पति के साथ मिलकर अपने प्यार की निशानी के तौर पर चुरा लिया था। वेरा उसे आइटर मेदिना के बारे में भी बताती है जिसने वेरा और डेविड को मिलवाया था, जिसके बाद निको उठकर खिड़की के पास चला जाता है और अपने दोस्त आइटर मेदिना को खिड़की से देखता है, जो उस समय छोटा बच्चा था। वेरा उसे बताने की कोशिश करती है कि ये सब पहले ही हो चुका है, लेकिन तभी निको को पड़ोस से चिल्लाने की आवाज आती है और वह उठकर इसे देखने की कोशिश करता है। अब वेरा चिल्लाकर रोकने की कोशिश करती है और उसे निको के वही टेप बॉक्स दिखाकर मनाने की कोशिश करती है कि वह फ्यूचर में 25 साल आगे है। निको काफी कंफ्यूज हो गया था, लेकिन तभी वेरा उसको अपने मोबाइल पर एक न्यूज दिखाती है जो उसके एक्सीडेंट में मौत के बारे में थी। वह कहती है कि अगर तुम बाहर गए तो मारे जाओगे, लेकिन निको को अब भी यकीन नहीं था और वह इसको एक ट्रिक बताता है। अब वेरा निको को मनाने की कोशिश करती है और बताती है कि उसे अगले दिन का सब पता है। वह निको को वही बात बताती है जो आइटर मेदिना ने उसे डिनर के टाइम बताई थी कि कल तुम्हारी स्कूल की घड़ी पर बिजली गिरने से स्कूल की पावर चली जाएगी और स्कूल एक हफ्ते तक बंद रहेगा। इससे तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं सच कह रही हूँ, लेकिन अगर तुम बाहर गए तो तुम्हारी जान चली जाएगी। तभी निको इन सबसे डरकर बाहर भागता है और दौड़कर सड़क पर चला जाता है।
वेरा उसे रोकने की काफी कोशिश करती है और तभी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। अब अगले सीन में हमें निको की मां मारिया दिखाई जाती है जो ऑफिस से घर लौटी है और तभी उसके पास आइडर की मां का कॉल आता है जो मारिया को बताती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और अगले दिन उसका भाई निको को स्कूल के लिए पिक करेगा। अब हमें निको को दिखाया जाता है जो उदास टेबल के पास बैठा होता है और हम समझ पाते हैं कि वेरा ने निको को मरने से बचा लिया है। निको अपनी माँ को बताता है कि मैंने जागते हुए सपना देखा और फ्यूचर से किसी ने मुझसे टीवी पर बात की। दोस्तों, इससे आगे की स्टोरी को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि यहाँ से स्टोरी बार बार पास्ट और प्रेजेंट में मूव होगी जो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है। अगले सीन में हमें वेरा को दिखाया जाता है जिसकी आंखें सीधे हॉस्पिटल के बेड पर खुलती हैं। वह यहाँ सब समझने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी एक नर्स आकर उसे बताती है कि ऑपरेशन थिएटर में उसका इंतजार किया जा रहा है। अब वेरा नर्स की तरह तैयार होकर ऑपरेशन थिएटर में पहुंचती है जहां वही पेशेंट लेटा होता है जो इससे पहले हमें हॉस्पिटल वाले सीन में नजर आया था। वेरा इसे देखकर चौंक जाती है और पूछती है कि यह यहाँ क्या कर रहा है। दूसरी डॉक्टर वेरा को बताती है कि यह मिस्टर मेंडोजा है और इनके दिमाग का ऑपरेशन होना है, लेकिन वेरा कहती है कि इनका ऑपरेशन तो पहले ही हो चुका है। अब तभी एक और नर्स आती है और कहती है डॉक्टर वेरा आपके सर्जरी वाले कपड़े रेडी हैं। वेरा चौंक कर उस नर्स से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, और सब लोग आश्चर्य से वेरा को घूरने लगते हैं। तभी वेरा परेशान होकर वहां से बाहर निकल जाती है। सीन एक बार फिर पास्ट की टाइमलाइन में मूव होता है जहां निको अपने दोस्त आइटर और उसके अंकल रोमन के साथ स्कूल जाता है। स्कूल जाने पर उन तीनों को पता लगता है कि स्कूल की घड़ी पर बिजली गिरी है और स्कूल को पावर न मिलने की वजह से इसे एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। अब निको घड़ी को देखता है और उसे यकीन हो जाता है कि वेरा सच में सही कह रही थी। सीन कट होता है और हम एक बार फिर से प्रेजेंट की टाइमलाइन में वेरा को देख पाते हैं जो अपनी बेटी ग्लोरिया को स्कूल में लेने जाती है, लेकिन यहाँ कोई भी ग्लोरिया को नहीं पहचानता, जिसके बाद वेरा डेविड के ऑफिस में जाती है और उसे सब बताने लगती है, लेकिन डेविड भी उसे पहचानने से इनकार कर देता है। हम फिर से टाइमलाइन में पीछे जाते हैं जहाँ रोमन दोनों बच्चों को लेकर क्लेरा के घर पहुंच जाता है। निको के पास घर की चाबी नहीं होती इसलिए वह भी क्लेरा के घर में ही रुकता है। रोमन दोनों बच्चों को अंदर जाने के लिए कहता है और खुद क्लेरा को एयरपोर्ट जाने की बात कहकर वहां से निकल जाता है। अब निको यहाँ आइटर और क्लेरा को एंजल प्रियतो के घर पर से चीखें आने के बारे में बताता है। क्लेरा उससे पूछती है कि क्या तुमने कुछ और देखा, तो निको इनकार कर देता है। अब सीन फिर से प्रेजेंट की टाइमलाइन में आता है जहां वेरा पुलिस स्टेशन जाती है और कंप्लेन करती है कि कोई भी उसे पहचान नहीं रहा है। वेरा उस पुलिस ऑफिसर से मदद मांगती है लेकिन वह ऑफिसर वेरा की बताई सारी कहानी जांच करने के बाद वेरा को बताता है कि उसकी कहानी का कुछ भी किसी जगह नहीं मिला। वह जिस जिंदगी की बात कर रही है वह असल में है ही नहीं। दोस्तों, यहाँ हमें उस पुलिस ऑफिसर का नाम नहीं बताया गया है और वेरा भी उसे मूवी में ऑफिसर ही कहकर बुलाती है, इसलिए अभी के लिए हम भी उसे ऑफिसर ही कहकर बुलाएंगे। अब हम फिर से टाइमलाइन में पीछे जाते हैं जहाँ निको टेबल पर बैठकर वेरा का स्केच बना रहा होता है। तभी उसका टीवी शुरू हो जाता है। वह टीवी के पास जाता है लेकिन एक परछाई आकर दूसरी तरफ से टीवी को बंद कर देती है। दोस्तों, यहाँ हमें पता नहीं चलता कि टीवी के दूसरी तरफ कौन है और इस चीज का खुलासा भी फिल्म के अंत में होगा, तो इसे ध्यान में रखिएगा। अब निको अपनी खिड़की पर जाता है जहाँ वो देखता है कि रोमन अंकल उसके पड़ोसी एंजल प्रियतो को पासपोर्ट दे रहे हैं। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है और हम देख पाते हैं कि वह पुलिस ऑफिसर वेरा केस को ध्यान से स्टडी करता है और वेरा को हॉस्पिटल में टेस्ट करवाता है कि क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर टेस्ट के बाद उसे बताता है कि उसका ब्रेन सही से काम कर रहा है। अब डॉक्टर वेरा को उसी की फाइल दिखाता है और बताता है कि डेविड उसका पहला पेशेंट था जिसका दिमाग का ऑपरेशन उसने किया था। वह डॉक्टर को फिर से बताने की कोशिश करती है कि डेविड के ऑपरेशन के समय उसकी जगह दूसरी नर्स मोनिका ने ली थी। डॉक्टर वेरा को अब उसके केबिन में लेकर जाता है और उसे अपने सर्टिफिकेट्स दिखाता है। इस दौरान डॉक्टर वेरा के कंधे पर हाथ रखता है और वेरा को अपनी नई लाइफ का कुछ हिस्सा नजर आने लगता है। डॉक्टर उसे बताता है कि 10 दिन पहले एक पेशेंट का ऑपरेशन करते वक्त उसकी जान चली गई थी। ऐसा पहली बार हुआ था जब वेरा की किसी पेशेंट की जान गई हो और उसी का असर उसके दिमाग पर हुआ है। तभी एक बिजली कड़कती है और वेरा खिड़की के पास जाती है। आसमान में तूफान को देखकर उसे समझ आता है कि उसके साथ क्या हुआ है और वह वहां से जाने लगती है।
वेरा उस ऑफिसर को बताती है कि शायद उसने उस बच्चे को बचा लिया है और अब उसे जानना है कि वह जिंदा है या नहीं। जब ऑफिसर पूछता है कि क्यों, तो वेरा बताती है कि उसे किसी भी हाल में अपनी बेटी को बचाना है। अब वेरा अपनी कार लेती है और उस ऑफिसर को बिना बताए ही वहां से निकल जाती है। सीन एक बार फिर से 25 साल पहले मूव होता है, जहां निको सड़क पर स्केटिंग कर रहा था। तभी वह देखता है कि उसका पड़ोसी एंजल प्रियतो वहां से कार लेकर कहीं गया है। हम आगे देख पाते हैं कि एंजल प्रियतो किसी जगह से जानवरों को काटने के सामान इकट्ठा कर रहा है। अब सीन निको पर आता है, जो पीछे से एंजल प्रियतो के घर में घुस जाता है और सब जगह देखने लगता है। निको ऊपर एक रूम में जाता है, जहां बाथरूम में उसे हिल्डा वेस की लाश मिलती है। निको टेबल पे चेक करता है और उसे वहां आइटर की मां क्लारा का पासपोर्ट और कुछ रुपए मिलते हैं, जो बेहद अजीब था। लेकिन तभी एंजल प्रियतो वापस घर में आ जाता है और निको बेड के नीचे छिप जाता है। यहाँ निको को एक वॉच मिलती है और दूसरी तरफ एंजल प्रियतो बाथरूम में जाकर लाश के टुकड़े करने लगता है ताकि उसे ठिकाने लगा सके। यहाँ सीन एक बार फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ वेरा हॉस्पिटल से गाड़ी लेकर भागने के बाद अपने घर पहुंचती है। जब वह घर के अंदर जाती है तो देखती है कि उसके घर का दरवाजा पहले से ही किसी ने तोड़ा हुआ है। अब वेरा अंदर चली जाती है और उसे अपने पुराने टीवी को खोजने लगती है, लेकिन उसे उसकी जगह एक मॉडर्न कंप्यूटर रखा हुआ नजर आता है। वेरा इसमें निको के बारे में सर्च करने लगती है, लेकिन तभी डेविड की पत्नी वहां आ जाती है और वेरा को देखकर वह पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस की आवाज सुनकर वेरा बचकर पड़ोस वाले घर में चली जाती है, जहां वेरा देखती है कि पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर उस घर से दो लोग बाहर आ गए हैं और यह और कोई नहीं बल्कि एंजल पिरेतो और एथर मदीना की मां क्लैरा थी, जो इस टाइमलाइन में साथ रह रहे थे। पुलिस को आने की आवाज सुनकर आसपास के सभी लोग सड़क पर आ जाते हैं और वहां ऑफिसर एंजल पिरेतो से पूछता है कि क्या उन्होंने किसी लड़की को यहाँ देखा है, तो वह इनकार कर देते हैं। तभी हम आइटर मदीना को भी वहां देख पाते हैं, जो अपनी माँ को फ्लाइट की बात कहकर वहां से एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। अब सीन एक बार फिर से पास्ट की टाइमलाइन में जाता है, जहाँ एंजल प्रियतो लाश के टुकड़े करके सूटकेस में पैक कर चुका था। तभी हम एक हुडी पहनी हुई औरत को देखते हैं, जो एंजल को बाहर फोन बूथ से कॉल करके यह बताती है कि उसकी घड़ी एंजल के घर में छूट गई है। और फिर वह औरत भागकर अपने घर जाती है और अपना जैकेट उतारती है। या हम देखते हैं कि वह आइटर की मां क्लारा थी, यानी कि इस टाइमलाइन में क्लारा और एंजल प्रियतो के बीच अफेयर चल रहा था और इसीलिए क्लारा का पासपोर्ट एंजल प्रियतो के घर में था। सीन एक बार फिर से प्रेजेंट में आता है, जहां आइटर अपनी गाड़ी से एयरपोर्ट जा रहा होता है और वह देखता है कि वेरा उसकी गाड़ी में पीछे छिपी हुई है। वेरा को देखकर आइटर गाड़ी को तेजी से ब्रेक मारता है और उससे पूछने लगता है कि वह कौन है। तभी वेरा उसे आइटर से जुड़ी कुछ पुरानी बातें बताने लगती है ताकि वह उसे बात करने के लिए राजी हो जाए। वेरा आइटर को बताती है किसी वजह से तुम्हारा और मेरा कनेक्शन टूट गया था, जिसकी वजह से मैं डेविड से नहीं मिल पाई और उसने किसी और से शादी कर ली। अब वेरा उसे अपनी पिछली लाइफ की स्टोरी बताती है कि वह कैसे एक दूसरे से मिले थे। वेरा आइटर को कहती है कि 2001 में हम रोज सुबह एक ही ट्रेन लेते थे और मैं एक ही जगह बैठा करती थी और वैसे ही आइटर भी उसके सामने वाली सीट पर बैठता था। धीरे धीरे वह दोस्त बन गए और एक रात जब वह मूवी देखने गए तो वहां आइटर ने उसे डेविड से मिलवाया। वेरा उसे यह भी बताती है कि आइटर का उस पर क्रश था। अब आइटर वेरा की इन सब बातों को कहानी बताता है और वह वहां से जाने लगता है, लेकिन वेरा का उससे हाथ मिलाते ही उसे एक बार फिर से अपनी नई लाइफ के विजन्स आते हैं और वह आइटर को बताती है कि तुम उस ट्रेन में वहां नहीं थे। अब आइटर वहां से जाने लगता है, लेकिन वेरा उससे निको के बारे में पूछती है और आइटर कहता है कि निको का इससे क्या लेना देना। तो वेरा उसे बताती है कि हिल्डा वेस को एंजल प्रियतो ने मारा था। वेरा पूरी कहानी आइटर को बताती है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता और वह कहता है कि हिल्डा वेस एंजल अंकल को छोड़कर चली गई थी। लेकिन वेरा कहती है कि यह कहानी थी जो एंजल प्रियतो ने बनाई थी। लेकिन तभी आइटर गुस्से में वहां से निकल जाता है और वहीं पर हम रोमन अंकल को भी देख पाते हैं, जो इसी एयरपोर्ट पर पासपोर्ट चेक करने का काम करते हैं। अब एयरपोर्ट पर ही वेरा की नजर टीवी पर चल रही एक न्यूज पर जाती है, जहां प्रोफेसर सार्दोन का इंटरव्यू चल रहा था, जिसने अलग अलग समय पर एक ही जैसे तूफान आने पर किताब लिखी थी। तभी वह पुलिस ऑफिसर पीछे से आकर वेरा को आवाज देता है और वेरा को बताता है कि उसे डेविड से आइटर के बारे में पता चला और उसने अंदाजा लगाया कि वह यहीं पर होगी। अब वेरा ऑफिसर के साथ लाइब्रेरी जाती है और प्रोफेसर सार्दोन की वही किताब ढूंढती है जिसमें निको का जिक्र किया गया था और वेरा यह किताब उस ऑफिसर को दिखाती है। वेरा बताती है कि इस किताब के लिए जानकारी निको की माँ ने सार्दोन को दी थी और जिस औरत के बारे में निको बात कर रहा था वह मैं हूँ। अब वेरा की यह बात सुनकर वह ऑफिसर भी हैरान हो जाता है और वेरा के साथ प्रोफेसर सार्दोन से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। अब
प्रोफेसर सार्दोन उन्हें बताती है कि उससे मिलने मारिया लजारते आई थी। उन्होंने बताया था कि उनका बेटा एक ही रट लगाए हुए है कि टीवी पर फ्यूचर की किसी लड़की ने उससे बात करके उसकी जान बचाई। मारिया सार्दोन से ये जानना चाहती थी कि क्या फिर से वह तूफान आ सकता है जो दोबारा इस कनेक्शन को बना सके और वही हो सके जो पहले हुआ था। सार्दोन वेरा को बताती है कि उसके लिए यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, लेकिन वेरा कहती है कि यह सब हो रहा है। अब वेरा सार्दोन से पूछती है कि क्या हम फिर से पास्ट में कनेक्ट कर सकते हैं, तो सार्दोन बताती है कि इसके लिए उसे उसी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के साथ बिल्कुल वैसा ही माहौल बनाना होगा जैसा पिछली बार कनेक्शन बनाते टाइम था, और यह सब तूफान के दौरान होना चाहिए। एक बार तूफान खत्म हो गया तो वह कनेक्शन भी हमेशा के लिए टूट जाएगा। अब वेरा ऑफिसर को बताती है कि तूफान 53 घंटों पहले शुरू हुआ था और अगर यह बिल्कुल पिछले तूफान की तरह है तो यह 72 घंटों तक रहेगा। इसका मतलब है कि उनके पास अभी एक दिन से भी कम समय बचा हुआ है। वेरा ऑफिसर को कहती है कि मुझे वह पुराना टीवी चाहिए और वह इस वक्त निको के घर पर होगा। इस पर ऑफिसर कहता है कि पुलिस फाइल्स में निको का एड्रेस ढूंढने में उसे समय लगेगा और उसे और भी कुछ कन्विंसिंग चाहिए। तभी वेरा को अपनी पिछली जिंदगी की वह बात याद आती है जब डेविड एंजल प्रियतो की न्यूज पढ़ रहा था और उसने वेरा को बताया था कि एंजल प्रियतो एक स्लॉटर हाउस का मालिक था और अपनी पत्नी की लाश को वह वहीं पर दफनाने वाला था। हालांकि पिछली जिंदगी में उसे ऐसा करने से पहले ही पुलिस ने पकड़ लिया था, जिसके बाद उसने खुदकुशी कर ली थी, लेकिन इस टाइमलाइन में एंजल प्रियतो अभी भी जिंदा था। अब वेरा ऑफिसर को प्रूफ के तौर पर इसी केस के बारे में बताती है और जब पुलिस उस स्लॉटर हाउस में खुदाई करती है तो उन्हें एक सूटकेस में हिल्डा वेज की लाश मिल जाती है। अब वह पुलिस ऑफिसर वेरा से कहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा और वह एक पेपर पर ड्रॉ करके टाइमलाइंस को समझाने की कोशिश करने लगता है। वह वेरा से कहता है कि अगर तुमने अपना पास्ट बदल दिया है तो तुम्हें यह सब याद कैसे है, और क्या तुम अपनी इस जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहती। सब तुम्हें पसंद करते हैं, लेकिन वेरा इन सबको नजरअंदाज करते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारी इस केस में मदद की और अब मुझे मदद करने की बारी तुम्हारी है। अब वेरा को पुलिस के साथ वहां से ले जाया जाने लगता है और वह ऑफिसर वेरा को बताता है कि इस लाश ने सब कुछ बदल दिया है और पुलिस पहले यह देखना चाहती है कि यह लाश हिल्डा वेज की है भी या नहीं। इस समय तुम भी शक के दायरे में हो। अब वेरा ऑफिसर को कहती है कि तुम्हें मेरी बातों का सबूत चाहिए था और वह मैंने दे दिया, और इतना कहकर वह रोने लगती है। तभी वह ऑफिसर कार को रोक देता है और वेरा को वहां से जाने के लिए कहता है और उसे एक एड्रेस लिख कर देता है। वेरा उससे पूछती है कि क्या तुमने निकोलस लजारते को ढूंढ लिया, तो ऑफिसर कहता है कि इससे तुम निको तक पहुंच सकती हो। अब सीन चेंज होता है और हमें एंजल प्रियतो के घर को दिखाया जाता है जहाँ एंजल का बर्थडे मनाया जा रहा था, लेकिन तभी पुलिस वहां आती है और उन सभी को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाती है। अब सीन डेविड की पत्नी पर मूव होता है जो डेविड को फोन करके बताती है कि हमारे घर में घुसने वाली उस लड़की ने फिर से कुछ किया है, और डेविड भी उस समय वही न्यूज देख रहा होता है। डेविड अपनी पत्नी को झूठ कहता है कि वह ऑफिस में है, लेकिन असल में वह एक होटल में एक लड़की के साथ होता है जिससे उसका अफेयर चल रहा होता है। अब हम वेरा को देखते हैं जो ऑफिसर द्वारा दिए गए इस एड्रेस पर जा रही होती है। दोस्तों, यह एड्रेस उसी होटल के कमरे का था जहां डेविड मौजूद था, और वह लड़की और कोई नहीं बल्कि वेरा के साथ हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स मोनिका थी जिसने डेविड का ऑपरेशन किया था। अब वेरा के दरवाजा खटखटाने पर मोनिका दरवाजा खोलती है, लेकिन वह वेरा को अंदर नहीं आने देती, लेकिन वेरा जबरदस्ती घर में घुस जाती है। वहां अंदर कोई नहीं था, लेकिन तभी वेरा को टेबल पर वही मैच बॉक्स पड़ा हुआ नजर आता है जो उसने अपनी पिछली जिंदगी में डेविड के पास देखा था, और वेरा को समझ आ जाता है कि मोनिका के साथ डेविड का अफेयर चल रहा है और अंदर डेविड ही है। वह बेडरूम में जाती है और डेविड से अपना हाथ पकड़ने के लिए कहती है, और वेरा को फिर से कुछ विजन्स आते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी डेविड के बारे में नहीं था। वेरा को समझ नहीं आता कि इस जिंदगी में डेविड का ऑपरेशन उसने किया है तो उसे ये याद क्यों नहीं है। वेरा आगे कहती है कि तुम मुझे निकोलस लजारते तक पहुंचाओगे, और वह डेविड को ब्लैकमेल करने लगती है। डेविड बैंक में काम करता है और उसके पास कस्टमर्स का डाटा है, और वेरा चाहती है कि डेविड वहां से निकोलस लजारते का पता लगाए, लेकिन डेविड कहता है कि वह डाटा कॉन्फिडेंशियल है। लेकिन वेरा डेविड को अफेयर का नाम लेकर उसे ब्लैकमेल करके उसे मना लेती है। अब सीन चेंज होता है और हम एंजल प्रियतो, क्लारा और रोमन अंकल को देख पाते हैं जो
इस समय पुलिस स्टेशन में है। ऑफिसर एंजल प्रियतो को बताता है कि 1989 की पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हारे पड़ोस में रहने वाले एक लड़के ने तुम पर इल्जाम लगाया था कि तुमने अपनी वाइफ हिल्डा वेस का कत्ल किया है, लेकिन उसके पास उस समय कोई भी सबूत नहीं था और किसी ने उस पर यकीन नहीं किया, इसलिए तुम बच गए। लेकिन उस बच्चे ने उस समय जो जो चीज कही थी वह आज सच हो रही है। एंजल प्रियतो ने उस समय पुलिस को बताया था कि उसकी पत्नी अपने दोस्त के साथ बर्लिन में रहने चली गई है। अब स्टोरी पास्ट में जाती है, जहां हिल्डा वेस एंजल प्रियतो को कॉल करके कहती है कि तूफान की वजह से रास्ता बंद हो गया है और वह अब कल आएगी। जिसके बाद एंजल क्लारा को कॉल करके यह बताता है और वह यह भी कहता है कि वह हिल्डा से उनके रिलेशनशिप के बारे में बात करेगा। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि हिल्डा बर्लिन में गई ही नहीं थी और वह छिपकर अपने घर पर नजर रख रही थी। अब अपनी बीवी के न होने का फायदा उठाकर एंजल क्लारा को अपने घर पे बुलाता है और वह साथ में होते हैं। लेकिन उसी समय हिल्डा वेस वहां आ जाती है, जो उन दोनों को इस हालत में देखकर गुस्से से पागल हो जाती है और दोनों पर चाकू लेकर हमला कर देती है। और यहाँ हमारे सामने इनके केस के असली पत्ते खुलते हैं। दरअसल हिल्डा वेस को एंजल ने नहीं मारा था। उन तीनों के बीच हो रही हाथापाई के दौरान हिल्डा जो चाकू लाई थी वह क्लारा के हाथ से उसे लग गया था और यह सब एक्सीडेंटली हुआ था। लेकिन पिछली टाइमलाइन में जब एंजल को इस केस में पकड़ा गया तो उसने इसका पूरा इल्जाम खुद पर ले लिया था, लेकिन इस टाइमलाइन में उसे अभी तक पकड़ा नहीं गया था। आगे हमें पता चलता है कि इनके प्लान के अकॉर्डिंग हिल्डा वेस बनकर क्लारा बर्लिन जाती है, जिसमें उसका भाई रोमन उसकी मदद करता है, जो एयरपोर्ट पर पासपोर्ट चेकिंग का काम करता था। अब स्टोरी फ्लैशबैक में वहां से रिज्यूम होती है जब एंजल प्रियतो लाश के टुकड़े कर रहा था और क्लारा ने उसे कॉल करके यह कहा था कि उसकी घड़ी उसके घर में छूट गई है। निको इस समय बेड के नीचे छिपा हुआ था और उसे वह घड़ी मिल जाती है। निको अब इस घड़ी को लेकर पुलिस के पास जाता है, लेकिन वहां जाकर उसे पता लगता है कि एंजल प्रियतो ने पहले ही घड़ी चोरी होने की रिपोर्ट पुलिस में करवा दी है, जिसके बाद उसे घड़ी मजबूरन उन्हें लौटानी पड़ती है। निको उन्हें वेरा के फ्यूचर के बारे में बताता है, लेकिन उसकी बातों को सुनकर कोई भी उस पर यकीन नहीं करता। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है और एंजल प्रियतो ऑफिसर को कहता है कि वह लड़का पागल था, लेकिन वह ऑफिसर उसे सारी स्टोरी बताता है और कहता है कि निको की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने असली कहानी को भविष्य की एक लड़की से जोड़ दिया, इसलिए किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। लेकिन अब कुछ समय में ही सब कुछ साबित हो जाएगा और 20 साल बाद ही सही, लेकिन निको को जीत मिलेगी। अब सीन चेंज होता है और हम वेरा रॉय को देखते हैं, जो डेविड को ब्लैकमेल करके उसे अपने ऑफिस में ले आई है ताकि उसके कस्टमर लिस्ट में से वह निको की इंफॉर्मेशन निकलवा सके। अब डेविड एक बैंक में काम करता था और वेरा उसे अपने कस्टमर्स की लिस्ट से निको की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए फोर्स करती है। डेविड को अपने अफेयर की खबर लीक होने के डर से वह इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ती है। निको का परिवार पहले डेविड के घर में रहता था और वह उनकी मूवमेंट को ट्रैक करते हुए उनका एड्रेस निकाल लेता है और वेरा को उनके घर तक ले जाता है। सीन एक बार फिर से पुलिस स्टेशन में मूव होता है, जहां वह ऑफिसर निको की स्टोरी बता रहा होता है। ऑफिसर बताता है कि निको की बात जब पुलिस ने मानने से इनकार कर दी तो निको तूफान के समय को कैलकुलेट करता है, लेकिन भविष्य की किसी घटना के कारण निको का संपर्क वेरा से टूट गया था और उसके मन में कई सारे सवाल रह गए थे। उसकी माँ मारिया सवालों का जवाब खोजने के लिए उसे वहां से ले जाती है, उसके टेस्ट करवाती है और उसे कई दिनों तक मेंटल हॉस्पिटल में भी रहना पड़ता है। आखिर में तंग आकर निको सभी चीजों से इनकार कर देता है। वह वेरा रॉय की मौजूदगी तक से इनकार कर देता है। उस वक्त निको को वेरा का नाम नहीं पता था और वह रोजाना वालपेनेरा स्टेशन पर जाकर उसका इंतजार करने लगता है, जिसका बोर्ड उसने टीवी पर बात करते वक्त वेरा के पास देखा था। एक दिन वेरा उसे ट्रेन में नजर आ जाती है और वह भी वेरा के साथ ट्रेन में जाने लगता है। एक व्यूअर के तौर पर हमें भी देखकर हैरानी होती है कि यह ऑफिसर निको के बारे में इतना कैसे जानता था, लेकिन यहीं पर हमारे सामने कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट रिवील होता है। वह ऑफिसर ये एंजल प्रियतो को बताता है कि वही निकोलस लजार्ते है, इसलिए हमने शुरुआत में देखा था कि वह वेरा के एक बार कहने पर ही उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया था। फ्लैशबैक सीन में हम देख पाते हैं कि जिस सीट पर पहले वेरा के सामने आइटर मदीना बैठा होता था वह अब निको बैठा होता है और उसकी दोस्ती वेरा से हो जाती है। यही कारण था कि इस लाइफ में आइटर वेरा को जानता ही नहीं है और उसकी मुलाकात कभी डेविड से हुई ही नहीं। अब सीन चेंज होकर वेरा के ऊपर जाता है, जो निको के घर पहुंच जाती है, जहां उसे निको की माँ मारिया मिलती है। अब निको की माँ वेरा को एक तस्वीर दिखाती है जिसमें निको और वह साथ में होते हैं। अब निको अपने घर पर वेरा से मिलने पहुंचता है, जहां वह सबसे पहले उससे माफी मांगता है। निको उसे बताता है कि उसने वेरा को ढूंढकर उसकी जिंदगी बदल दी थी, इसलिए जब वह उसके पास अपनी पुरानी जिंदगी की बातें लेकर आई तो निको को कुछ समझ नहीं आया। इसी कारण से निको ने वेरा को मेडिकल टेस्ट करवाया था। निको वेरा को बताता है
कि वह बस इतना जानना चाहता था कि उनके बीच कनेक्शन टूटने का कारण क्या था। लेकिन इसी चक्कर में वेरा की मुलाकात आइटर से नहीं हो पाई और वह डेविड से भी नहीं मिल पाई, जिसके कारण उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वेरा उससे वह कैमरा और टीवी मांगती है, लेकिन निको कहता है कि मैंने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। अब वेरा को सब समझ आ जाता है कि डेविड के घर का दरवाजा जब पहले से टूटा हुआ मिला था तब निको ही वहां गया था ताकि वह कनेक्शन को चेक कर सके। और छोटे निको को जो टीवी में एक परछाई नजर आई थी जिसने टीवी बंद कर दिया था, वह भी ऑफिसर निको ही था। अब वेरा निको को कहती है कि तुम्हें कैसे भी अपने पास्ट में जाकर हमें मिलने से रोकना होगा। वेरा निको को यह भी कहती है कि वह एंजल प्रियतो को न पकड़वाए, नहीं तो इससे आइटर की माँ क्लेरा भी पकड़ी जाएगी और आइटर की जिंदगी बदलने से उसका रियल लाइफ में डेविड के साथ कनेक्शन नहीं हो पाएगा। निको उसे कहता है कि ऐसा नहीं हुआ तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वह डेविड को भूल जाए और इसी लाइफ में रुक जाए, और इतना कहकर वह वेरा को किस करता है, जिससे वेरा को अपनी इस जिंदगी की काफी सारी चीजें याद आ जाती है। लेकिन वेरा निको को कहती है कि उसे अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाना ही होगा। वेरा निको को याद दिलाती है कि उसने उसे बचाया था और अब उसकी बारी है। इतना कहकर वह निको को वही घड़ी देती है जिसमें टाइमर चल रहा था और वह बालकनी से नीचे कूदकर अपनी जान दे देती है। अब निको वेरा को मरा हुआ देखकर जल्दी से घर में भागकर एक अलमारी खोलता है और इस अलमारी में वही टीवी रखा होता है जिसके बारे में उसने वेरा को बताया था कि उसने इसे तोड़ दिया है। निको उस टीवी को एक बार फिर से डेविड के घर में लेकर जाता है और हम देखते हैं कि उसने छोटे निको से एक बार फिर से कनेक्शन बना लिया है। अब एकदम से सीन चेंज होता है और हम वेरा को देखते हैं जिसकी आंख अपने बिस्तर पर खुलती है और डेविड उसके साथ ही सोया हुआ था। मतलब कि वेरा अब अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट चुकी है। निको ने दूसरी टाइमलाइन में सब कुछ ठीक कर दिया था। वेरा सबसे पहले उठकर अपनी बेटी ग्लोरिया को देखती है और फिर बाहर खिड़की पर जाकर बाहर का नजारा देखती है जहाँ आइटर उसे हाय करता हुआ नजर आता है। वेरा उस टीवी और कैमरा को देखने के लिए जाती है लेकिन उसे वह वहां पर नहीं मिलते। तभी डेविड पीछे से आ जाता है और वेरा को बताता है कि पिछले कुछ दिनों से वह अजीब बर्ताव कर रही थी और यहाँ कोई टीवी और कैमरा नहीं थे। तभी वेरा उस मैच बॉक्स को ढूंढने के लिए बाहर आती है जिसे डेविड ने खिड़की से बाहर फेंका था और उसे वह मिल जाता है। तभी उसे बाहर क्लारा और एंजल प्रियतो वॉक पर जाते हुए नजर आते हैं। अब वेरा एंजल प्रियतो के उसी स्लॉटर हाउस में जाती है जहाँ उसने अपनी पत्नी हिल्डा वेस की लाश को काटकर एक सूटकेस में दफना दिया था। वेरा वहां खुदाई करती है और उसको वहां लाश मिल जाती है। इसके बाद वह पुलिस को इन्फॉर्म करके उन्हें वहां बुलाती है। वहां केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर आता है और ये पुलिस ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि निको ही था जो अपनी पुरानी सारी यादें भूल चुका था। निको वेरा से पूछता है कि उसे इस लाश के बारे में कैसे पता चला और उसे यकीन क्यों है कि यही हिल्डा वेस की लाश है। लेकिन वेरा एक ही लाइन कहती है, मैं जानती थी तुम आओगे निको, और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इस चैनल पर यह मेरा पहला वीडियो है और मुझे पता है कि इसमें काफी सारी गलतियां भी हुई होंगी जिन्हें हम फ्यूचर वीडियोस में इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि यह एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा और अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं।